एजू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। संघीय कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये वो व्यवस्था है जो देश को चलाती है। बिल्कुल। और ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ज़रूरी है ही, लेकिन मुझे लगता है भारत के हर नागरिक को ये समझना चाहिए कि देश की सरकार आखिर काम कैसे करती है। सही बात है। आज हम संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों और कार्यों को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में दो तरह की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। इसमें क्या फर्क है? हाँ, इसे डर जूरे और डी फैक्टो हेड भी कहते हैं। देखिए, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अच्छा। इसलिए राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रधान या नाम मात्र की कार्यपालिका है। सारे काम उनके नाम पर होते हैं। लेकिन असली शक्ति कहाँ है? असली शक्ति के लिए हमें देखना होगा अनुच्छेद 74। ओके। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति इसी सलाह पर काम करते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। सारे बड़े फैसले यही लेते हैं। यही तो संसदीय प्रणाली की खासियत है। ठीक है। तो इस वास्तविक प्रधान यानी प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकते, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे लोकसभा में बहुमत दल के नेता मेजॉरिटी पार्टी लीडर को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत क्लियर मेजॉरिटी ना मिला हो तो? ऐसी स्थिति में क्या होता है? तब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। वो सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त होती है। हाँ, उन्हें 1 महीने के अंदर सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। अच्छा, अब योग्यता एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना ही अनिवार्य है? नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। किसी भी सदन का? हाँ, और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। अनुच्छेद 75(5) के मुताबिक अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना जरूरी है। ओह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, और ऐसा न करने पर उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। हाँ, तो जाहिर है उनके पास कुछ खास शक्तियां होंगी। बिल्कुल। सबसे पहली है मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश। राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री बनाते हैं जिनके नाम की सिफारिश पीएम करते हैं। एग्जैक्टली। यानी टीम कौन होगी ये कप्तानी तय करता है। सही बात है। और दूसरी शक्ति है विभागों का आवंटन, जिसे पोर्टफोलियो एलोकेशन कहते हैं, और फेरबदल यानी रीशफलिंग। अच्छा, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, जैसे गृह, रक्षा या वित्त, ये सब पीएम तय करते हैं। हाँ, और वे जब चाहें इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तीसरी शक्ति है अध्यक्षता। मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। सारे नीतिगत फैसले इन्हीं बैठकों में होते हैं। और चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है त्यागपत्र की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दें तो पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी पूरी सरकार गिर जाती है। हाँ, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की धुरी है। पीएम है तो मंत्रिपरिषद है, पीएम नहीं तो मंत्रिपरिषद भी नहीं। अब देखते हैं राष्ट्रपति और संसद के संबंध में पीएम की क्या शक्तियां हैं। देखिए, अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, मेन लिंक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सरकार के प्रशासन और कानूनों से जुड़े सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। और संसद में वहां प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? संसद में भी प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत बड़ी होती है। वो निचले सदन यानी लोकसभा के नेता होते हैं। और इसी नाते वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग डिसॉल्व करने की सलाह दे सकते हैं। जी हाँ, जिसका मतलब होता है कि देश में नए चुनाव होंगे। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसके अलावा सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा भी सदन के पटल पर प्रधानमंत्री ही करते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब मंत्रिपरिषद की संरचना को समझते हैं।
इसमें कई तरह के मंत्री होते हैं। हाँ, सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मंत्री, इनके पास गृह, रक्षा, वित्त जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। और यही मिलकर देश की नीतियां बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था। अच्छा। इसे 44th संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ओके। कैबिनेट के बाद कौन आते हैं? कैबिनेट के बाद आते हैं राज्य मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। ये छोटे मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं और सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं, किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते। और फिर होते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनका काम कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करना होता है। तो ये एक तरह की त्रिस्तरीय, मतलब 3 tier संरचना है। तो क्या मंत्री परिषद में कितने भी मंत्री हो सकते हैं या इसकी कोई सीमा है? नहीं, अब एक नियम है जो 91 में संशोधन अधिनियम 2003 से आया। क्या नियम है वो? इस संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे क्या वजह थी? पहले दल बदल और गठबंधन की सरकारों में बहुत बड़ी बड़ी मंत्री परिषद बना दी जाती थी, सिर्फ नेताओं को खुश करने के लिए, जिसे जंबो कैबिनेट भी कहते थे। हाँ बिल्कुल। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता था। इस 15% की सीमा ने उस पर रोक लगा दी। इसमें 2 और बातें भी हैं शायद। जी। दलबदल यानी डिफेक्शन के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री नहीं बन सकता, और छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। ठीक है। अब मंत्रियों के उत्तरदायित्व पर आते हैं। ये 2 तरह का होता है ना? हाँ, पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका जिक्र अनुच्छेद 75(3) में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद अपने सभी कामों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसके लिए एक मशहूर कहावत भी है। हाँ, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। तो अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाए, तो किसी एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। बिल्कुल सही। और दूसरा उत्तरदायित्व? दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अनुच्छेद 75(2) के तहत है। इसमें क्या है? इसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अपना पद धारण करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या राष्ट्रपति किसी को भी हटा सकते हैं? व्यवहार में इसका मतलब है प्रधानमंत्री के प्रसादापर्यंत। अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के काम से खुश नहीं है, तो वो उसे इस्तीफा देने को कह सकते हैं या राष्ट्रपति को सलाह देकर उसे बर्खास्त करवा सकते हैं। समझ गया। अब शपथ, कार्यकाल और वेतन की बात करते हैं। मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और कार्यकाल? इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ये तब तक पद पे रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहें, जिसका असली मतलब है जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। और इनके वेतन और भत्ते? वो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद की बात करते हैं, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। हाँ, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं? जी, और इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक होनी चाहिए। इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अनुच्छेद 88 इन्हें एक खास अधिकार देता है ना? हाँ, ये संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन इन्हें मतदान मतलब वोट करने का अधिकार नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं, इसलिए उन्हें संसद में सरकार का पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए वोट नहीं दे सकते। चलिए अब प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। जरूर। सबसे लंबा कार्यकाल तो जवाहरलाल नेहरू का था, 1947 से 1964 तक। और गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। हाँ, एक्टिंग पीएम। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे पीएम थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। और चौधरी चरण सिंह? हाँ, वो एकमात्र ऐसे पीएम थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी संसद का सामना नहीं किया। एक और पद है उप प्रधानमंत्री का। क्या ये पद संवैधानिक है? नहीं, संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है।
ये पूरी तरह से एक राजनीतिक पद है जिसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। जी, मोरारजी देसाई और लाल कृष्ण आडवाणी जी भी इस पद पर रहे हैं। आडवाणी जी 2004 तक अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। तो चलिए एक बार जल्दी से सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को दोहरा लेते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति और जिम्मेदारी। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। और अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य यानी राष्ट्रपति को सूचना देना। और हाँ, अनुच्छेद 88 जो सदनों में मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकारों से जुड़ा है। ये अनुच्छेद इस पूरे ढांचे की नींव है। तो इन सभी प्रावधानों का सार क्या है? हम कह सकते हैं कि ये संसदीय लोकतंत्र की नींव है। बिल्कुल, जो जवाबदेही और सेवा के सिद्धांत पर टिकी है। ये पूरी व्यवस्था, ये सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सब इसलिए है ताकि सरकार हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनी रहे। तो इस सब का मतलब ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ही देश की वास्तविक कार्यकारी शक्ति है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो संसद के प्रति जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करती है, जहां सब एक साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं। और ये पूरी व्यवस्था लोकसभा में बहुमत पर टिकी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि लोकसभा की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही, उसकी बहसें और उसकी प्रक्रियाएं वास्तव में इस जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित करती हैं। सही बात है। शायद ये एक और गहरी पड़ताल का विषय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।